इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूड हम लोगों ने इसमें पढ़ा था अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन अ सर्किट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के फ्लो को जो अपोजिशन देता हो उसको हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। सो रेजिस्टेंस के टर्म में अभी तक यस अपोजिशन का मतलब, अपोजिशन का मतलब रुकावट या उसके बहाव को उल्टा ढकेलना। सिंपली एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर तुम्हारे रूम में एक दरवाजा है, वहां से कोई इंटर करना चाहता हो और कोई दरवाजे पे खड़ा है, उसको जस्ट रोक रहा है, उसको हम लोग अपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता हो या रुकावट बन रहा हो उसके लिए उसको हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ओके, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब का डेफिनेशन जनरल पढ़ा है। बट डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर होते क्या है? गुड कंडक्टर ऐसे चीज है जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। इट मीन्स बहुत काफी कम। जैसे हमारे तकरीबन सारे मेटल्स को गुड कंडक्टर का नाम दिया जाता है। उसी मेटल्स में कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, जिसको वेरी गुड कंडक्टर कहा जा सकता है, यानी बहुत अच्छा कंडक्टर। वाई? बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस और काफी कम हो गया। जैसे हमारा है दो मेटल, सिल्वर एंड गोल्ड, लेकिन हम लोग उसका कोई भी चीज, वायर, ये सब यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट विल कॉस्ट अस ए लॉट। पहले इवन कंप्यूटर्स में गोल्ड एंड सिल्वर के वायर को भी यूज किया जाता था। तो पहले के अगर कंप्यूटर्स के बारे में सुने होंगे तो उसको रखने के लिए भी एसी रूम हुआ करता था, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस लगते थे जो कि बहुत काफी गर्म हुआ करते थे, जिसको रोकने के लिए ऐसा सब काम किया गया कि उनको एसी में रखना पड़ता था। बट अब उतना नहीं है, अब धीरे धीरे वो डिक्रीज करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से सारे चीज में चेंजिंग आते जा रहा है। देन रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स ऐसे चीज होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस तुम्हारा, जैसे मैंने गुड कंडक्टर में बताया कि बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर्स में रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, नेग्लिजिबल नहीं बट थोड़ा बढ़ गया। यानी जिसको हम लोग चाहे बल्ब का फिलामेंट बोल लें, चाहे तुम्हारे प्रेस आयरन का क्वाइल बोल लें, जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया डिपेंडिंग ऑन आवर यूजेबिलिटी। कैसा हमको उससे काम लेना है उसके बेसिस पर हम वो रेजिस्टेंस बनाते हैं। देन इंसुलेटर्स, डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस। इंसुलेटर ऐसे चीज है जिसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट है, इनफाइनाइट है या इन्फिनिटी है। मैथमेटिक्स में जो टर्म तुम जानते हो इनफाइनाइट, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रबर का ग्लव्स या वुड, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली पास नहीं करता है। इवन इसी सब पर्पस के लिए तुम्हारा जो प्लायर होता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में फ्लास्क बोलते हैं, जिसको बिजली में ऑपरेट करते हैं हम लोग, उसके नीचे हैंडल में उसको पकड़ने वाले जगह पे इंसुलेटर लगाया होता है ताकि हमें शॉक ना लगे। मे बी वो कोई लोग नहीं भी देखे होंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा सकते हैं हमारा स्विच, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं, वो भी हमारा इंसुलेटर होता है। बिकॉज स्विच के भीतर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट को बार बार टच करे और छोड़े, ऑफ करने पे छोड़ दे और ऑन करने पे वो टच करे उसको। तो उसको जानबूझकर इंसुलेटर बनाया जाता है ताकि ऊपर से जो टच कर रहा है उसको कोई मारे नहीं, कोई झटका नहीं मारे, उसको झटका नहीं लगे।
ऐसा करने के लिए जस्ट उसको इंसुलेटर बनाया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, यही हमारे तीनों चीजों का डेफिनेशन होगा, गुड कंडक्टर्स या रेजिस्टर। यस, इंसुलेटर एक बार और बताइए। इंसुलेटर्स आर द ऑब्जेक्ट विच हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत काफी हाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से फ्लो नहीं करने देता है कंप्लीटली। जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब में से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास भी तुम अगर एक तरफ से तार जोड़ भी दो, देन वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जहां पे हम लोगों का सेफ्टी रखना है या सेफ रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट करना है, उसमें इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेज, उसको प्लास्टिक का बनाया जाता है। अब ठीक है सर? सर पीयूष जॉइंट पेज पे भेज रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। पीयूष तक नहीं आया अभी। सर जॉइंट पेज पे था, कॉल किया था, बोलता था वंस अगेन। यस, सो टिल दिस पॉइंट हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर्स का एक नया डेफिनेशन पढ़ा, या रेजिस्टेंस के टर्म में उसको हम लोगों ने कंपेयर किया। अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से चीज हैं जो कि रेजिस्टेंस का, एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे चीज हैं हमारे लिए? तो वो फैक्टर्स हैं, पहला हम नाम उसका बताते हैं द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जिससे वो बना हुआ है चीज। जैसे अभी हम लोग मेटल में नाम ले रहे थे, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। दूसरा अगर हम उठाएंगे कॉपर, वो सिल्वर से खराब कंडक्टर है। गोल्ड अच्छा कंडक्टर है, आयरन अच्छा कंडक्टर नहीं है। सी, यहाँ पे हम लोग कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कंडक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इट कैन बी थर्मल कंडक्टर ऑल्सो। थर्मल यानी जो हीट को एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाए, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इट मीन्स द ऑब्जेक्ट और डिवाइस विच कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस चीज से वो बना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग, जिंक का रेजिस्टेंस अलग। सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज मेड ऑफ। देन यस, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर है? ये हम लोग चेक करने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन्युअली इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेज हैं, जिससे हम चेक करेंगे कि जब ये मेटल हमने लगाया, हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो कितना चेंज हुआ। बिकॉज जनरली हम लोग सर्किट डायग्राम्स में सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट मीटर, एम मीटर लगाते हैं, और 6 वोल्ट का बैटरी हमने दे दिया तो मान के चलते हैं कि पूरे सर्किट में तुम्हारा 6 वोल्ट ढंग से फ्लो करता होगा। लेकिन एक्चुअल केस में वायर्स जिससे हमने जोड़ा है उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो उसको हमको कैलकुलेट करना होगा, देन ओनली वी कैन टेल दिस is a very good conductor, this is a good conductor, or this is a super conductor. अदरवाइज कोई मैनुअल उपाय नहीं है। हम लोगों ने चेक किया बहुत सारे मेटल्स को और उससे पाया कि इस मेटल का रेजिस्टेंस इतना है, इस मेटल का रेजिस्टेंस इतना है। इवन हम लोगों के फिलामेंट बनाने के लिए जो है बहुत ढूंढते ढूंढते एडिसन ने टंगस्टन को ढूंढा था, जिससे उसने फिलामेंट बनाया था, और वो उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस दे पा रहा था। प्रेस आयरन का काम उससे भी नहीं चला, प्रेस आयरन के लिए उससे भी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस चाहिए था। तो एक सिंगल मेटल जो है वो प्रेस आयरन का काम नहीं कर सका, तो हमने एलवाई जोड़ा उसमें, एलवाई से काम लिया, और दैट एलवाई इज योर नाइक्रोम, निकेल एंड क्रोमियम। और भी उसमें कुछ का परसेंटेज होता है, बहुत लो परसेंटेज में, बट निकेल एंड क्रोमियम आर द मेन
मेटल्स यूज्ड इन दैट, उसी को हम यूज करके उसका एलॉय बनाते हैं और उसी से फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज किया जाता है क्वाइल बनाने के लिए, चाहे वो प्रेस आयरन का हो, चाहे इमर्सन रॉड का हो, चाहे तुम्हारा इवन जो भी आयरन वाले पर्पस के लिए है, हीटर वाले पर्पस के लिए है, मैक्सिमम हम वहां पे नाइक्रोम ही यूज करते हैं। देन सेकेंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। एज्यूम करो कि ये एक वायर है, ये वाला जो सिलेंडर की तरह दिख रहा है, मैंने वायर को बहुत काफी इनलार्ज करके दिखाया है। तो ये एक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाला पार्ट, इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे ये एक सर्कल बन चुका है, सो एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। यानी हम लोग जस्ट वायर को लेके अपने सामने रख दे रहे हैं, जो उसका सामने वाला पोर्शन दिख रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। देन एरिया पे डिपेंडेंसी कैसे है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर एरिया हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाउ, एज्यूम करो कि इस वायर में से, वायर के इस एरिया में से 10 इलेक्ट्रॉन को पास करना था, इसको हमने पकड़ के और छोटा कर दिया, देन क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। सो अगर एरिया कम करते हैं, उस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, वो धीरे धीरे और पास करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर उसी एरिया को हम लोग और एक्सपैंड कर देते हैं, एज्यूम दैट ये कितना बड़ा सर्कल वाला या एक मोटा तार ले लेते हैं हम, देन एरिया इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। सो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो एरिया से कैसे इसका प्रोपोर्शनैलिटी है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया from which, or the cross section area from which the current is flowing. Then third, length of the conductor, यानी एक कंडक्टर का लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। वो किस तरह से, लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगा, एज्यूम दैट ये L लेंथ का कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट को फ्लो करना है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। देन अगर मान लो इस रेजिस्टेंस को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस को और हमने बड़ा कर दिया, सो जो पार्ट हमारा रेजिस्टेंस दे रहा था, ये वाला छोटा वाला पार्ट, पहला जो एरो वाला मैंने बनाया है, इसमें और एक टुकड़ा जुड़ गया, तो क्या हुआ, इसका लेंथ और काफी इंक्रीज कर गया। इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नाउ इज दिस प्लस दिस, यानी अगर लेंथ बढ़ा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर उसका लेंथ डबल कर दिया हमने तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा, अगर लेंथ हाफ कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसीलिए इवन बोला जाता है कि डीसी करंट में, यानी अगर हम लोग जहाँ पे बैटरी का यूज करते हैं, सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी का जहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, वहां पे बताया जाता है कि छोटा से छोटा तार अपने सर्किट के लिए रखो ताकि कम से कम वो रेजिस्टेंस ऑफर करे, बिकॉज वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काफी कम होता है, एक सेल का 1.5 वोल्ट। बट एसी के लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन चलता है, इट मीन्स थोड़ा सा अगर बड़ा वायर होगा तो उसके लिए बहुत काफी बड़ा चेंजेज वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज एनी ऑफ आवर इक्विपमेंट्स वर्क ऑन एसी एट 220 वोल्ट, तो उसमें बहुत बड़ा चेंजेज वो नहीं दिखाता है। बट हमारा मेजर फैक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है,
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ पे डिपेंडेंसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगा हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। देन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इस तीनों पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ये कैसे हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एज्यूम दैट ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो ये कंडक्टर्स बने किससे होते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हमारे एटम हैं। इवन जब यहाँ से मान लो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी उसको देना शुरू किया, इस पॉइंट से ए पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी एंटर करना शुरू किया, देन होगा क्या कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसके फ्लो को हिंड्रेंस मिलेगा या रुकावट मिलेगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ब्राउनियन मोशन याद है। यस एनीवन, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? यस, इट इज अ zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सो इस कंडीशन में मान लो यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू किया, देन इलेक्ट्रिसिटी, अब जब मान लो इसका हम लोग इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो जिगजैग मोशन और तेज हो जाएगा। यानी जब सीधा इलेक्ट्रॉन इसमें से एंटर कर रहा था, जब तक हम इसको हीट नहीं किए थे तो बहुत आसानी से क्रॉस कर जा रहा था, लेकिन जब हम इसको हीट करना शुरू किए देन इसका जिगजैग मोशन बढ़ा और ये और काफी रेजिस्टेंस देगा। इट मीन्स the flow of electricity or the resistance of conductor also depend on the heat or temperature to which conductor is kept। जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर रखा गया है वो भी मैटर करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्राउनियन मोशन जो है पार्टिकल्स का वो कम रहेगा, जिसके चलते रेजिस्टेंस कम मिलेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा देन टेम्परेचर के चलते उसका ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, जिसके चलते उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑल्सो। सो यहाँ पे तीन कंडीशन हमने देखे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंडेंसी है, दूसरा लेंथ पे कैसे डिपेंडेंसी है, एंड तीसरा टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंडेंसी है। दिस क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल की फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। द फोर फैक्टर्स, मेन फोर फैक्टर्स, एंड फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल हम लोग दो फैक्टर्स का यहाँ पे यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसा मैंने बताया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला। यस, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला नहीं समझ में आया। ओके, वेट, let me see if anything is there like that.
ओके। ये पार्ट नजर आ रहा है प्रांजलि? यस सर। एज्यूम करो ये एक कंडक्टर है, जस्ट उसी कंडक्टर को थोड़ा उसने इनलार्ज किया है। यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर मान लो हमारा कंडक्टर का पार्ट भी इतना ही होता, बिकॉज यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको मैंने कट करके क्रॉस सेक्शन की तरह दिखाया था, इसी में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें फिर से मैटर का एक प्रॉपर्टी, एटम्स के बीच में बहुत काफी फ्री स्पेस है, याद है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम? एटम्स के बीच में बहुत काफी फ्री स्पेस है। अगर मान लो हमारा कंडक्टर इतना ही काफी मोटा है तो जितने भी एटम्स हैं उसके बीच में थोड़ा कम फ्री स्पेस होगा कंपेयर टू कि अगर हमारा कंडक्टर इतना काफी चौड़ा है। ये सर नो? यस सर। अगर फ्री स्पेस ज्यादा है देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा देगा, सिंपली होगा ना। दिस मीन्स कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होना शुरू। हाँ देखो एटम्स में फ्री स्पेस बहुत काफी ज्यादा होते हैं एक एटम में। अगर मान लो हमने ये छोटा वाला पहले पार्ट लिया, मैंने कंडक्टर का है मान लो, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो फ्री स्पेस इतने ही के पार्ट का फ्री स्पेस है हमारा। एज्यूम करो कंडक्टर को हमने और चौड़ा कर दिया, ये वाला पार्ट पूरा मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, एक मोटा टाइप का तार ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं तुम्हें फिगर में, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बड़ा कर दिया। तो क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में होगा कि हमारा एटम का फ्री स्पेस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करने का मतलब रेजिस्टेंस घट गया। यस और नो? यस सर। यस। सो दिस इज द कंडीशन। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी ठीक है? यस सर। देन टेम्परेचर वाला भी इसमें देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लो हो रहा है यहाँ से, देन जिगजैग मोशन जस्ट धीरे धीरे था, अब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, सो जिगजैग मोशन और तेज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और अपोजिशन देगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड टू इट। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है? यस फॉर ऑल और नो? यस सर। इवन अदर्स ऑल्सो? बोलो। सभी लोग हो ना एटलीस्ट? यस सर। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ सर। ठीक है। ओके देन गोइंग फॉरवर्ड, सो हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ये डिवीजन में है L बाई A, यानी लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर हम लोग इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट इसके बीच में इंटर करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्किट, ये इस साइन को हम लोग बोलते हैं रो, RH O। इस साइन को जैसे वो ऊपर वाले में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को ओमेगा के साइन से दिखाया था, वैसे ही ये वाले साइन को हम लोग बोलते हैं रो। लिखने का तरीका बहुत सिंपल, इसको हम लोगों ने यूज किया है इस तरह से
कुछ इस तरह से लिखने का इसका तरीका। सही रेजिस्टिविटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नहीं, अभी मैं रेजिस्टिविटी पर जा रहा हूँ, वेट फॉर अ वाइल। जस्ट अभी मैंने एक कांस्टेंट को जस्ट इंटर कराया है यहाँ पे कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चाहे हमारा ऊपर रेजिस्टेंस वाला कांस्टेंट आया ओम्स लॉ में, वैसे ही यहाँ पर हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक रो कांस्टेंट लगता है, जिस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी होता क्या है, इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें कि रेजिस्टिविटी आखिर होता क्या है। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, रो को जस्ट मैंने साइड चेंज किया, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। नो प्रॉब्लम फॉर एनीवन, जस्ट साइड चेंज कर रहा हूं मैं। ओके, यस, देन दिस इज द एरिया। एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक तार के क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है एरिया का, आदित्य? आदित्य, एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। नहीं ध्यान पे है तो देखो उसको, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। देन ये हमारा था रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ए जो है वो भी 1 हो गया, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, एंड हमारा लेंथ भी जो है वो भी 1 मीटर का हो गया। देन रो का डेफिनेशन कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हो खुद से कोई भी। एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है। एरिया को मैंने 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, लेंथ को मैंने 1 मीटर कर दिया। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। एक स्पेसिफिक या एक अलग टाइप के कंडीशन में रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे देखो दोनों 1 by 1 कट जाएंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। आई एम कमिंग टू दैट कंडीशन व्हेन द लेंथ ऑफ, यस यस, हम यूनिट मान के ही लेके चल रहे हैं, हम इसको यूनिट में ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर। See here, when the length of conductor is 1 meter and cross section area of that conductor is 1 meter square। सही है या नहीं सही है सभी के लिए? वॉट एवर द मैथमेटिक्स टेल, हम उसी को फ्रेम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा रो जो है वो आर के बराबर हो गया। आर रेजिस्टेंस है, रो हमारा रेजिस्टिविटी है, तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर बोल सकते हैं। कब? ये जब स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए हमारा। इस स्पेसिफिक कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, व्हेन द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यही रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। Yes or no? चीज क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन।
Anyone, please tell me yes or no. हो रहा है सर। चिंतामणि, चिंतामणि, अंशु, सर देखो जस्ट हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया एंड लेंथ को 1 मीटर कर दिया, तो हमारा ये 1/1 कट जाएगा, यानी हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर। इसी को हम लोग डेफिनेशन के रूप में ले रहे हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज, और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज लेंथ ऑफ दैट रॉड और कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। यही रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा। देन इसका यूनिट कितना होगा? इसका यूनिट जैसे मैं 9 क्लास से बताता आ रहा हूं, उसको भी बनाने का तरीका जस्ट यहां पे दिखा रहा हूं मैं। रो इज इक्वल्स टू रो रो इज इक्वल टू हमारा आ क्या रहा है, आर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टेंस का हमारा यूनिट कितना है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ओम। एरिया का यूनिट हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर then divided by ये हो गया हमारा नॉट दिस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हो गया मीटर, जो कि लेंथ का यूनिट है। ये मीटर और ये मीटर, एक एक मीटर दोनों का कट जाएगा। इट मीन्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम एंड मीटर, जस्ट ओम एंड मीटर। ये सर नो कैसे हमारा यूनिट आता है किसी भी चीज का, ये 9 क्लास से मैं बताता आ रहा हूं। यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है यहाँ पे? यस बोलो। सर रो एक बार हाथ से लेके दिखाइए ना। ओके देखो कुछ इस तरह से, बिकॉज आई कैन नॉट राइट इन अ फ्रेश वे ऑन द सिस्टम। जस्ट जैसे मेरा माउस चल रहा है उसी के हिसाब से इस तरह से लिखा जाता है रो। जस्ट इस तरह से, ऐसे एंड इस तरह से। ठीक है? सो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा हमारा ओम मीटर। किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कैसे यूनिट आता है वो भी दिखा रहा हूँ, कैसे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखा जाता है वो भी बता रहा हूँ। फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, क्यों डिपेंड करता है, वो भी तुमको क्लियरली मैंने एनिमेशन, अपने वर्ड्स सभी के द्वारा बताया। तो कोई भी चीज रटने वाला नहीं है, सभी चीज समझते चलो। सो materials have different type of resistivity. रेजिस्टिविटी टॉपिक क्लियर है सभी के लिए? यस सर। सो बहुत सारे मटेरियल्स को लिस्टिंग मैंने लिया है यहाँ से एनसीईआरटी में से। उनका रेजिस्टिविटी अलग अलग दिखाया गया है यहाँ पे। सिल्वर उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम, कॉपर उसका उससे ज्यादा। इवन इसी के चलते क्वेश्चन तुम लोगों को और कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर वायर
is lowest, then why it is not used as a high tension wire? हाई टेंशन जो कि हम देखते हैं अपने घर के ऊपर, घर में बिजली सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से आता है वो पहले वाला था, उसको हम लोग सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते थे? ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। सिंपल कहानी है, ऑल्दो उसका रेजिस्टिविटी बहुत काफी कम होता है दूसरे और नेक्स्ट एलिमेंट से, लेकिन हम लोग सिल्वर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग सिल्वर का वायर लगाएंगे और रात होते होते ही दूसरा दिन पोल वोल लेके सारे लोग गायब हो जाएंगे। ठीक कंडीशन है। इसीलिए जो कि लो प्राइस का चीज है हमारा, लोअर देन सिल्वर, उसको हम लोग यूज करते हैं वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी चोरी नहीं होगा। सिल्वर का कॉस्ट कॉपर के मुकाबले बहुत काफी डिफरेंस है, बहुत काफी ज्यादा है, तो चोर चुरा के ना ले जाए, इसीलिए हाई टेंशन वायर्स जो हैं वो सिल्वर के नहीं लगाए जाते हैं। देन यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स का, एलॉयज का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन वी आर गोइंग टू यूज द मटेरियल्स एज हाई रेजिस्टेंस मटेरियल एंड एनीथिंग। यहाँ पे जैसे नाइक्रोम है, इसी को मैं बोल रहा था, इसी से बनाया जाता है। देखो निकेल एंड क्रोमियम इज मेन, जिसमें मैंगनीज एंड आयरन भी डाला जाता है, इसी का यूज किया जाता है बिकॉज इसका रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है एलॉयज में। इसके बाद जो आते हैं वो इंसुलेटर्स आते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत काफी हाई हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा, उसको इंसुलेटर्स के फॉर्म में हमें रखना होगा। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं प्रेस आयरन का कॉइल बनाने में या किसी भी हीटर का कॉइल बनाने में। देन क्वेश्चन ऑन रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जस्ट इसमें मेनली बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि एरिया दिया हुआ नहीं रहता है, डायामीटर देता है, रेडियस देता है वायर का, और बच्चे उठा के एरिया के टर्म में उसी को लगा देते हैं, मिलीमीटर को मीटर नहीं चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड में ना ले जाके उसी का डायरेक्ट यूज करने लगते हैं। यहीं पे ज्यादातर गलती करते हैं बच्चे, और वो मीटर्स में देगा नहीं, बिकॉज मीटर्स में बहुत काफी वो मोटा तार देना होगा तुमको। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी of a metal of wire 2 meter length and 0.6 mm diameter if the resistance of wire is 50 ohm। so resistance हमें मिल गया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है बिकॉज ये ओम के यूनिट में है, लेंथ हमें मीटर में है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। देन ये चीज देखो यहाँ पे अब हमको बता रहा है डायामीटर जो है हमारे ऑब्जेक्ट का दे दिया है उसने। डायामीटर इट मीन्स टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दे दिया है कि डायामीटर ऑफ द वायर इज गिवन। देन अब इसको हमको यूज करने के लिए इसका एरिया फाइंड करना होगा। इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू मेक डायामीटर बाई 2 फॉर द रेडियस, रेडियस के लिए तुमको डायामीटर बाई 2 करना होगा। देन फॉर द एरिया, इसके बाद अभी कहानी बाकी है, पाई आर स्क्वायर, तब जाके तुम्हारा उस ऑब्जेक्ट का या उस वायर का एरिया निकलेगा। सो यहाँ पे यही कर रहा है, डायमीटर इज 0.6 mm, सो रेडियस इज 0.3 mm और 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, बिकॉज इसको स्टैंडर्ड यूनिट में हमको लेके जाना होगा। इतना दूर तक हो गया। देन क्वेश्चन फिर से सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा, बिकॉज इसके बाद एरिया में निकालने में गलती कम लोग करोगे, ऑल्दो कर सकते हो। देन क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर मैंने बताया, पाई का वैल्यू 3.4 और 22/7 यू कैन यूज। देन मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर, इसको जस्ट इसने रिजॉल्व किया। इफ यू डोंट वांट टू रिजॉल्व नो प्रॉब्लम, इसको कैरी ऑन करके ले चलो लास्ट तक। उसके बाद डिवाइड करने के बाद सारे को मल्टीप्लाई, डिवाइड या छोटा टर्म करना, इसमें यहाँ पे कर दिया बिकॉज आगे चल के भी कोई खास फायदा है नहीं, सिर्फ एक डिवाइडेड बाई 2 है। सो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया, एरिया यहाँ से आया। यहाँ पे देख लो, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो 2.826 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, सिंपली इसको उसने सिंप्लीफाई किया है इसको। सो यहाँ पे जस्ट हम लोग एरिया का यूज कर दिए। देन बाई लेंथ,
जितना वैल्यू आया, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। सो फाइनली रो इज योर 7.065 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Clear for everyone? Very simple numerical, direct to the formula. जस्ट तुमको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे mm को चेंज करना है मीटर में, एंड दिस इज डायमीटर, यू हैव टू टेक इट टू द रेडियस एंड फाइंड द एरिया। उसके बाद जस्ट डायरेक्टली ऑन द फॉर्मूला। क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Very good. Then next question, because numericals are very important for this chapter or for light also. इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बोलो। क्वेश्चन भी अपने से बनाने के। यस, ट्राई आउट करो। इफ यू वांट 2 मिनट मैं दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन उतारो, जस्ट आंसर मत देखो इसका। ये क्वेश्चन उतारो सेकंड वाला। करवा लीजिए। ठीक है, चलो करो। देखो इतने दूर बैठे हो तुम, दूसरा मोबाइल लेके उससे तुम आराम से आंसर निकाल सकते हो, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ। सो जस्ट ट्रस्ट इज हियर, जस्ट यहाँ पे ट्रस्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम सही से पढ़, नहीं दिखाने से कोई फायदा नहीं ना है, यहाँ पे वो नहीं चल सकता है, इसीलिए यहाँ पे जस्ट ट्रस्ट मैटर करता है। इवन मैं तो क्लास में ही बोलता हूँ ट्रस्ट ही मैटर करता है। दूसरे को सॉल्यूशन देख लो या बुक से निकाल के देख लो, फायदा नहीं है। किसको धोखा दोगे? मुझको नहीं, अपने आप को। चलो क्वेश्चन को उतारो, एंड आई एम गिविंग 2 minutes to everyone. If you cannot see it clearly, just मैं read out कर रहा हूँ। 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of wire. Yes. सर जो ऊपर वाले क्वेश्चन में रो कितना निकला है? रो निकला है 7.065 into 10 to the power minus 8 ohm meter. लास्ट वाला लाइन। Yes. I want answer, सीधा बोलो। What is the new resistance? मुझे उसका वैल्यू चाहिए। न्यू रेजिस्टेंस का लास्ट वैल्यू बोलो। अगर क्वेश्चन तुमने खुद बोला है या कोई और हो तो तुम लोगों ने बोला क्वेश्चन दीजिए, सोल्यूशन नहीं आया है, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए चिंता मत करो, तब वेट करो थोड़ा सा। जस्ट आई थिंक टाइम इज ओके फॉर एवरीवन। मैं स्टार्ट करूं सोल्यूशन? अटेंडेंस हो गया है? तुमसे पूछ पूछ के नहीं, सारे लोगों का अटेंडेंस यहाँ पे रख दिया गया है। देखो यहाँ पे, देख पा रहे हो स्क्रीन पे? यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रहा है? सर दिख रहा है? यहाँ पे देख रहा है 23। ऐसा कहाँ 23 दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख साइड में रहा। कुछ भी नहीं साइड में दिखाई दे रहा है, बस जी दिखाई दे रहा है। कैसे बोल रहे हो? चलो वो तुम्हारा मैटर नहीं है, अटेंडेंस मैंने ले लिया है। छोड़िए ना, वो सब फालतू का काम है, वो सब काम। चलो मैंने अटेंडेंस ले लिया है, उसके लिए प्रॉब्लम मत लो। चलो कितना है आंसर?
Yes, 1.5 ohm is the answer. 2.5 ओम बोला नहीं मंसूर. 1 point, अगर 2.5 ohm बोले देन गलत, इट विल बी 1.5 लास्ट. 1.5 तक बोले हम. अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चलो उतना. अब इस क्वेश्चन को पहले क्लियरली समझो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर पे आता है इसका. एज्यूम करो कि एक वायर है इस तरह का कुछ, सॉरी, एक वायर है कुछ इस तरह का, जिसका लेंथ जितना भी हो, जिसका लेंथ एल लिया है उसने. देन ये क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ सही तो है, कॉर्नर में नहीं है ज्यादा. तुम अपने स्क्रीन को इधर उधर करो, बिकॉज आई कैन नॉट डू. सर छोड़िए ना, आप बताइए. अरे अब ठीक है. बताइए. हाँ ठीक है. जस्ट लेंथ है हमारे वायर का, जिसका रेजिस्टेंस उसने लेंथ एल है, हम एज्यूम कर रहे हैं लेंथ एल. अब एंड उसका एरिया जो है एज्यूम कर रहे हैं वो ए है. रेजिस्टेंस इसका 6 ओम दिया हुआ है. देन सेकंड कंडीशन में हमको करना क्या है, इस वायर को फोल्ड करके एक ही पॉइंट से उसने किया क्या कि इस वायर को फोल्ड कर दिया उसने. उसको कुछ इस तरह से हाफ पे करके, और ये वाला पार्ट जो उसने लिया है इसको लेके पूरा मोड़ दिया, उसी पे उसने फोल्ड कर दिया इस वायर को. देन इसमें ध्यान दो, दो कंडीशन. इसका लेंथ जो है फोल्ड होने के चलते लेंथ हाफ हो गया, एंड एरिया जो था यहाँ पे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा ए था, देन फोल्ड करने के चलते वो डबल हो गया हमारा. यही इसमें हमको लेके चलना है, फोल्ड करने के चलते उसका एरिया जो है वो डबल हो गया. तो पहला कंडीशन R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. लेंथ यहाँ पे एल है, एरिया ए है. फोल्ड करने के चलते ये लेंथ जो है वो हमारा एल बाई 2 बन गया, एंड एरिया इज 2a. ये सेकंड कंडीशन है. तो सेकंड कंडीशन के लिए हमारा R कितना हो गया, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई 2 डिवीजन में एंड डिवाइडेड बाई 2a, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ले आएंगे तो रो इंटू एल बाई 4a होगा ये. देन पहले पार्ट का ये इक्वेशन, एंड सेकेंड 0.5 ओम होगा सर. हाँ 0.05 ओम होगा सर. वो एरिया ओम का क्या करना 1.5 ओम होगा. 1.5 ओम होगा सर. 0.05 नहीं होगा. नहीं, तुम देखो क्यों हो रहा है 1.5, वही तो बता रहा हूं यहाँ पे. ओके सर. पहला कंडीशन था हमारा 6 इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. दूसरा कंडीशन है, दूसरे में हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है, इसी को हमको फाइंड करना है, तो हम लोग इसको R ले रहे हैं. सो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई 2 इंटू 2a, यानी रो एल बाई 4a हो जा रहा है. यहां तक ठीक हो सभी लोग मेरे साथ? इक्वेशन 2 यहां तक ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा, ये 2 इंटू 2a कैसे हो गया? ओके, ये वाला पार्ट ठीक है. लेंथ एल बाई 2 हो गया, यस सर. एरिया 2a हो गया, ये भी ठीक है. यस सर. ओके, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे कर रहा है, उसी को मैं बता रहा हूं यहाँ पे.
R equals to रो, यस रो, ये हो गया हमारा L/2 सिंक, और इस पर लिख दूँ इस तरह से, ये हो गया L/2 L एंड बाई 2, ये हो गया 2A और कैपिटल A वटेवर। सो अब इसको हम सही करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2A, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। जस्ट आई कैन नॉट राइट इट इन अ प्रॉपर टाइप ऑफ थिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, चलो इतना दूर तक समझ में आया। सो R इज इक्वल्स टू रो L/4A। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी R/6 इज इक्वल्स टू ऊपर वाला पार्ट रो L एंड ये डिवाइड हो गया रो L दूसरे वाले से, ये टोटली तुम्हारा मिक्सअप होके हो जाएगा रो L इंटू A/4A इंटू रो इंटू L। ये समझने में दिक्कत है किसी को? इक्वेशन 2/1 कॉपी पे लिखोगे तो जैसे मैंने उसको बताया 4A कैसे हुआ, उसी तरह ये भी तुम्हारा रिजॉल्व होके हो जाएगा। देन कैंसिलिंग A एंड A, रो कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, यानी R/6 इज इक्वल्स टू 1/4। सो R इज इक्वल्स टू, और 4R इज इक्वल्स टू 6 एंड R इज इक्वल्स टू 1.5 ओम। ठीक है, हाँ सर। किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस एनीवन? सो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो सेकंड कंडीशन में आएगा, उस वायर को वैसे बेंड कर देने के चलते वो आएगा 1.5 ओम। इन दिस क्वेश्चन कभी कभी ये क्ल्यू क्या चेंज कर देता है इसी क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर हुज रेडियस इज R कर देता है, हुज रेडियस इज R। तो तुमको अब पूरी πr² का फॉर्मूला यूज करते हुए उसमें लेके चलना होगा। ऑल्दो होप आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, अदरवाइज πr² को कटने में चेक करना होगा, उसमें R² के चलते नो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो तुमको जस्ट उतने को लेके तुमको चलना होगा, πr² को, सिर्फ A लेने से काम नहीं चलेगा, तुमको πr² लेके कैरी ऑन करके आगे तक चलना पड़ेगा। ये जस्ट चेंज करता है ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आए। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग एट दिस टॉपिक एंड एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट, किसी को भी any confusion, any questions till this point? Resistivity, resistance? नो सर। मीठी, सर दोनों में अंतर क्या है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में यही पूछ रहे हो ना? हाँ। तुम ट्राई कर सकते हो थोड़ा। एक का यूनिट है ओम, दूसरे का यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टेंस जो है, मान लो एक कॉपर का हम रॉड ले रहे हैं, तो जनरल रॉड का रेजिस्टेंस कितना है? वो 5 मीटर का है तो कितना उसका रेजिस्टेंस है? 10 मीटर का है तो कितना उसका रेजिस्टेंस है? लेकिन रेजिस्टिविटी का मतलब वो कॉपर का रॉड 1 मीटर का ही होना चाहिए, या हम लोग रेजिस्टिविटी बताएंगे तो उसके 1 मीटर के ही पार्ट के बारे में हम बताएंगे, जिसमें इवन कंडीशन ये है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वैसा ही होना चाहिए। इट मीन्स रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी मीटर में एक्चुअली
इतना क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन बनाने के लिए हम लोगों ने रेजिस्टिविटी बनाया, या रेजिस्टिविटी से हमारा कैलकुलेशन और सही बैठ जाए, इसके लिए एक्चुअली ये पूरा टर्म बनाया गया। रेजिस्टेंस का रिलेशन लिया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और उसको लेके मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया गया। एक्चुअल में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, एक जनरल है। ठीक है पीयूष? देन कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन होते हैं रेजिस्टिविटी के कंडीशन में, यानी रेजिस्टेंस के कंडीशन में। नॉन मेटल में जैसे हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का रेजिस्टेंस नहीं होता है, ग्रेफाइट में बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, जिसके चलते उसको यूज किया जाता है कई जगहों पे, जैसे मोटर का कार्बन ब्रश बनाने में। जो हमारा मोटर एंड जनरेटर है उसमें कार्बन ब्रश जो बनता है वो बनता है ग्रेफाइट का ही, जो कि बिजली को कंडक्ट करता है, ऑल्दो वो नॉन मेटल है। तो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी उसका अलग होता है। जब हम लोग उसको कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे देन वी विल गो फॉर दैट। क्यों होता है ऐसा, कैसे आ जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का प्रॉपर्टी से। प्रकृति एक्सेप्शन से भरा हुआ है। हमारे मेटल का प्रॉपर्टी होता है मेटल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट, वेयर एज मरकरी जो है उसको भी मेटल बोला जाता है, लेकिन वो हार्ड नहीं होता है, वो लिक्विड का फॉर्म होता है। तो ऐसा चीज है हमारी प्रकृति में, एक्सेप्शंस हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। उसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और मिलता है ऐसा कुछ कि हाँ इसमें इस तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसके चलते इसमें ऐसा एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है या कुछ भी। यस सर, एसी मोटर में और डीसी मोटर में कौन कौन सा एल्युमिनियम होता है? कौन कौन सा? अभी एसी मोटर एंड डीसी मोटर पे मत जाओ, अभी पहले शुरुआत का चीज समझो, उसके बाद एसी डीसी मोटर पे जाना है। जब वो टॉपिक पे आऊंगा तब बताऊंगा, बिकॉज अभी पहले बेसिक तो समझो, उसके बाद मोटर कैसे काम करता है। आई नो ऑल द चैप्टर इज ओवर, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, कैसे घूम जाता है, क्यों घूम जाता है आखिर वो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आखिर किसी भी चीज की जरूरत क्यों पड़ती है, कॉम्बिनेशन हम क्यों करें रेजिस्टेंसेस का, क्यों सीरीज में ले जाएं, क्यों पैरेलल में ले जाएं। बिकॉज मार्केट में रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है वो कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जैसे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इस तरह का ही रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। कोई बोले मेरे सर्किट का रिक्वायरमेंट है कि मुझे 8 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, लेकिन मार्केट में मान के चलो कि अगर 8 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करेंगे। तो लोगों ने तरीका लगाया कि हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे कुछ इस तरह से कि हमारा जितना रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट को वो हम उसको दिला सके। रेजिस्टेंस कम करना हो, रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, वो हम देखेंगे, लेकिन जितना हमें सर्किट में चाहिए उसके हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी सर्किट में 3 तरीके से जोड़ा जाता है। एक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सीरीज में कैसे रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाएगा, सीरीज यानी कतारबद्ध तरीके से। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। देन हमको जोड़ना है, तो एक का एंडिंग पॉइंट, देखो ये वाला, एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा। जैसे असेंबली में कतारबद्ध तरीके से एक लाइन में तुम खड़े हो जाते हो, वही यहाँ पे भी है। कतारबद्ध तरीके से हम कैसे खड़े होते हैं वही यहाँ पे भी है। एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर रेजिस्टेंसेस को इस तरह से जोड़ा जाए कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाए, दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाए, एंड कंटिन्यूअस इसी तरीके से जितना भी रेजिस्टेंस हमारे पास है वो रेजिस्टेंस से जुड़ जाए,
तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जहां पे रेजिस्टेंस को कतारबद्ध तरीके से नहीं जोड़ा जाए, इट मीन्स एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का भी एंडिंग पॉइंट बन जाए, एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। showing the diagram, wait, ये वाला एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये वाला सेकंड वाला। अगर तीसरा हो तो तीसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंड पहले का एंडिंग पॉइंट दूसरे का भी एंडिंग पॉइंट तीसरे का भी एंडिंग पॉइंट। ऐसे रेजिस्टेंस के जोड़ने के तरीके को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज यानी कतारबद्ध तरीके से, पैरेलल यानी जैसे पैरेलल लाइंस होते हैं वैसे मान के चल सकते हो। ऑल्दो वो रिप्रेजेंटेशन फिजिकल लाइन जो है वो पैरेलल नहीं भी हो तब भी पैरेलल सर्किट बन जाता है, बट पैरेलल को याद रखने के लिए हम मान के चल सकते हैं पैरेलली जोड़ना, यानी एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट, और भी रेजिस्टेंस हो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, जितना भी रेजिस्टेंस हो सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ, सबका एंडिंग पॉइंट एक साथ। सो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो अब इसको जोड़ने से हमको फायदा क्या मिला? जैसा कि मैं बात कर रहा था, मान लो मार्केट में 2 ओम का ही रेजिस्टेंस अवेलेबल है ओनली, और हमको उसको मिला के 6 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। तो अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, 1 2 3, तो जो हमारा पूरा सर्किट होगा, ये वाला सर्किट, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। वाई 6 ओम? बिकॉज सीरीज सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस कंबाइन किया जाता है उस रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट यानी उसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना के बराबर होता है, तो सारे रेजिस्टेंसेस के इंडिविजुअल्स के सम के बराबर, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, RS मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चाहे और भी अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो R4 प्लस R5 टिल Rn, जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा हो उसके सम के बराबर हो जाएगा वो। तो हमारा हुआ क्या, 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी उस सर्किट में हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। यही हमारा मेन मोटिव था कि हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था। अब अगर कम का रेजिस्टेंस करना होगा तो उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ा गया उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। रेजिस्टेंस देखे हो कोई रियली? किसी सर्किट में रेजिस्टेंस देखे हो? नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा पंखा, हमारा बल्ब, ये सब सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी मिलते हैं मार्केट में। किसी का देखे हो? यस सर। अगर कोई नहीं देखा है, जस्ट आई एम सेइंग रेजिस्टेंस। ये देख पा रहे हो, ये वाला फिगर ज्यादा बड़ा ओके।
ये ऐसा कुछ मार्केट में देखे होगे अगर तो, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका कलर, इस पे जो लाइनिंग दिया हुआ है, इसका जस्ट इसके नंबर के लिए दिया हुआ है, इससे रीड किया जाता है। वो चल के 12 में पढ़ोगे कैसे इसको रीड किया जाता है, बट वो कलरिंग इसका कोड है एक तरह से, जिसके बेसिस पर हम लोग इसको रीड करते हैं। ऑल्दो चाहे पंखा हो चाहे बल्ब हो, सारे चीज में रेजिस्टेंस है, और उसको भी हम लोग सीरीज पैरेलल में जोड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। पर मोबाइल में भी है ना? मोबाइल मोबाइल में भी है। मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यस, उसमें भी होता है रेजिस्टेंस। इवन तकरीबन हर एक सर्किट में वो रेजिस्टेंस, चाहे पंखा का काम कर, मोबाइल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है सर। यस बहुत छोटा होता है। स्पेस ही छोटा है। आप बोलोगे एक उंगली का चीज है या एक हाथ का हथेली का चीज है, उसमें रेजिस्टेंस तुम्हारा एक हथेली का लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया ना, पहली बार जब कंप्यूटर बना था, जहां पे भी दुनिया में जहां पे भी बना था, उस कंप्यूटर का ये हाल था कि उसके स्विच को दबाने के लिए सीढ़ी पे लोग चढ़ा करते थे, और उसमें आंसर या क्वेश्चन कैसे किया जाता था, तो कंप्यूटर में जो है कुछ बल्ब जला के दिखा देगा वो कि ये बल्ब है। अब उसको एनालाइज कर पाने की शक्ति सभी लोगों में नहीं थी, साइंटिस्ट लोग ही सिर्फ उसको पढ़ पाते थे या उससे क्वेश्चन कर पाते थे। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ा, वो तो मान लो तुम नहीं देखे हो। तुम जो देखे हो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले का टेलीविजन वो बहुत काफी मोटा हुआ करता था, जिसको उठा पाना बहुत मुश्किल था। अब एलईडी, एलसीडी उसके कंपेरिजन में कितने पतले बन चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी है। तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी इतना छोटा होते गया कि आज जस्ट एक घड़ी के भी साइज में, इवन उससे भी छोटा घड़ी के भी साइज में एक मोबाइल ऑपरेट हो जाता है। इवन तुम्हारा व्हाट्सएप चल जाएगा, ऑल्दो स्क्रीन उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन व्हाट्सएप भी चल जाएगा। इवन बहुत सारे एप्लीकेशन वो लोड कर सकता है, जो कि वॉच है हमारा, वॉच उससे बात भी कर सकते हो। जस्ट इट कैन वर्क एज योर मोबाइल फोन। अभी उतना काफी अच्छा नहीं बना है तो उसको हर चीज में हम लोग इस्तेमाल कर सके, लेकिन बन चुका है। तो ऐसा है कंडीशन, बिकॉज उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत काफी बढ़ा। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस का सीरीज में जोड़ने का तरीका। जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो पूरे रेजिस्टेंस का सम जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस कंडीशन में इस तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। देन इसमें स्पेशल कंडीशंस क्या क्या होते हैं। अगर हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, एक एग्जाम्पल समझो। अगर मान के चलो एक पाइप में हम लोग पानी छोड़ते हैं, और पानी को किसी जगह पे मान लो हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो प्लास्टिक का पाइप है, अगर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, धीरे धीरे उस पॉइंट पे पानी रुकता जाएगा और तुम्हारा पाइप फूलता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पाइप फट जाएगा। यानी उस पाइप में हम जितना पानी दे रहे हैं उस पानी को निकलने देना होगा। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स जितना यहाँ पे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो पूरे सर्किट से पास करते हुए वो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले। भले इस रेजिस्टेंस के चलते क्या होगा, उसका तेजी कम हो जाएगा। इट इज ग्रांटेड कि उसका तेजी कम हो जाएगा। भले वो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर किया था तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स इन अ सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेज आर सेम। यानी इस सर्किट का जितना रेजिस्टेंस होगा, करंट होगा I, वो इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, और इस रेजिस्टेंस में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। यानी इस सर्किट में किसी भी पॉइंट पर यहाँ से लेके हम चले तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे उतना ही करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स करंट फ्लोइंग
through a circuit in an individual resistance is always same. हर रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा एक सीरीज सर्किट में वो हर समय सेम होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि उसका ताकत जो है, पहले रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कुछ तेजी से, पहले में से फ्लो करते करते वो कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा इसका मतलब क्या, कौन उसको फास्ट और तेज करा रहा था, योर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पहले में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा हमारा रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ पे 1.5, 3, 4.5 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पहले में इंटर किया तो इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा दिया, यानी यहाँ से जो हमारा करंट निकला उसका पोटेंशियल हो जाएगा 4.5 से कम होके मान लो 4 हो गया, यानी ये 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करा दिया। फिर ये भी मान लो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करा देगा, यानी इसके बाद निकलेगा तो ये अब यहाँ पे 3 वोल्ट हो चुका है, इसके बाद यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से और कम हो चुका है। यानी एक सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर्स और अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंसेज। यानी यहाँ से अगर 4-4.5 वोल्ट लेके निकला था तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड करते करते कुछ ये पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा, कुछ ये पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा। एज्यूम करो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो तुम्हारा सम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सर्किट हो जाएगा। यानी 4.5 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे और यहाँ पे मिलके जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके सम के बराबर हो जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V ऑफ द सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज सर्किट के लिए, या ऐसा ही जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा पैरेलल सर्किट के लिए। इसी से कोई भी सर्किट रिजॉल्व किया जाता है और कोई भी न्यूमेरिकल के लिए तुम आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, हर न्यूमेरिकल में गलती होगा, इट इज फॉर ग्रांटेड। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीज यहाँ पे कैच करो, इसके बाद में डेरिवेशन कैसे आता है, क्या होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। पहला वाला कंडीशन R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक चीज। दूसरा टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू करंट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट यहाँ भी होगा, इसमें जितना करंट होगा उतना ही यहाँ भी होगा। एंड टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस थर्ड रेजिस्टेंस। इट मीन्स V is equals to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, I want to reply। निकिता जो बोल भी रहे तो वो भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। नो वन इज टेलिंग, दैट्स व्हाई आई एम पिन पॉइंटिंग विथ नेम। हाँ सर मेरे को एक डाउट है क्वेश्चन में। बोलो। जो आप पहले वाला क्वेश्चन दिए थे ना, स्लाइड आई करिए, ये वाला। ये वाला। हाँ, हमको समझाइए, हमको डाउट है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये चीज पहले क्लियर है, मैं और 4-5 मिनट बढ़ जाऊंगा, चिंता मत करो। ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में। यस सर। पहले रोकना चाहिए तुमको, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग से कहीं से प्रॉब्लम, ये देखो गिवन है हमको रेजिस्टेंस 50 ओम, लेंथ 2 मीटर, डायमीटर इज 0.6 mm। सो डायमीटर से हमने रेडियस बनाया, रेडियस को मीटर में ले गए। देन उसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई r स्क्वायर।
एरिया कैलकुलेट किया मैंने, यहां तक दिक्कत? नो सर। देन इसके बाद कहाँ रहा? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, इट मीन्स रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। जस्ट इसी को हम पुट कर रहे हैं। R यहाँ पे आया, एरिया आया 2.8 इंटू 2.826 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 2 मीटर। जस्ट इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा है मैथमेटिकल। कहाँ दिक्कत है? सर मेरा कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है। मेरा आर आंसर 7.065 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर। इट कैन बी, हो सकता है कि ये आंसर के कैलकुलेशन में, ऑल तो दिखने में तो नहीं लग रहा है। वेट, so combination of resistances series. Today's topic is over. Till this point any confusion? बोलो किसी को भी? Anyone? हिमांशु, अंशु, मीठी, निकिता, पीयूष, हु इज प्रमोद? कौन है SID पे? माइट भी पापा का नाम होगा या भैया का, किसी का। कौन है SID पे? ओके। तो किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कॉम्बिनेशन में? ओके, so we are ending the topic today.